हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय विश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। और कल की क्लास में सेंटेंस पढ़ा था। सेंटेंस के 5 टाइप पढ़े थे बेस्ड ऑन देयर फंक्शन के हिसाब से 5 टाइप हमने पढ़े थे। आज मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ बातें लेके आया हूँ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। कल हम बात कर चुके थे वाली कि हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार आप देख लो। वैसे तो ये हमने कल पढ़ लिया था, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और सेंटेंस के 5 टाइप। और मैं बता रहा था स्ट्रक्चर के आधार पर सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स हमें पढ़ना था कि स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस का जो टाइप होते हैं, 3 टाइप, ये क्या होते हैं। मैंने एक बात और भी कही थी, अभी भी मैं कह देता हूँ। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स जो है, ये आपको सेंटेंस का पता होना टीचिंग एग्जाम के लिए जरूरी है। टीचिंग एग्जाम से पूछता है कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हाँ, जब सेंटेंस को सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आपको पहचानना आएगा तो वहां से बहुत सारी बातें जुड़ के आती हैं टेंसेस की। ये जो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स है, ये जो है क्लोजेस से पता चलता है। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अगर आपको क्लोजेस की पहचान है तो एक क्लोजेस से पता चलता है कि कौन सी क्लोज है। क्लोजेस, कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज से इसका पता चलता है। और जो क्लोजेस होती हैं, क्लोजेस से ही पता चलता है कब सेंटेंस को प्रेजेंट में चेंज करना है, कब सेंटेंस को पास्ट में चेंज करना है, कब सेंटेंस को चेंज नहीं करना है, कब सेंटेंस को चेंज करना है। ये वाली जानकारी क्लोजेस ही देती हैं। तो ये मतलब टीचिंग एग्जाम्स की तो चलो बात की बात है, लेकिन एसएससी के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी कोई हद नहीं। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स नहीं, क्लोजेस की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब स्ट्रक्चर की बात कर लूं या सेंटेंस की बात कर लूं या क्लोजेस कह लूं, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही टॉपिक है। अगर मैं क्लोजेस कह लूं या मैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कह लूं, दोनों सेम ही टॉपिक है। अगर आप देखोगे तो दो एक स्लाइड बाद मैंने शायद क्लोजेस का जो है, हाँ देखो ये रहा, मैंने जो है क्लोजेस की भी एक जो है स्लाइड बना रखी है। उसका रीजन यही है क्योंकि दोनों सेम ही टॉपिक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो क्लोजेस की जानकारी आपको होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। एक तो रही ये बात। और हाँ, ये तो बाकी टीचिंग वालों के लिए तो फायदा हो ही जाएगा। ये तो मौका पड़ गया आपका ठीक ठाक। तो मैं जो है इसको समझा देता हूँ, दोनों चीजें साथ में चलेंगे लेके। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्ट्रक्चर के आधार पर 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, तो बोले जी ठीक बात है, पहचान कैसे होगी कौन सा सिंपल, कौन सा कंपाउंड, कौन सा कॉम्प्लेक्स। तो इसको जानने के लिए कुछ चीजें हमारे पास हैं अभी। मतलब अब डायरेक्ट समझाने से बेहतर है मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। जैसे अगर किसी सेंटेंस तक आपको पहुंचना है, आपको ये कहना है कि भाई, आपको ये कहना है, ये तो मैं बड़ा परेशान हूँ इससे, सर्कल कैसे बन गया ऊपर ये। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शेप्स पे क्लिक था। मैं ये कह रहा था कि आपको अगर ये कहना है, क्या कहना है आपको, आपको अगर ये कहना है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको सेंटेंस तक पहुंचना, कोई सेंटेंस बनाना है, तो कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? लेटर से शुरू करना पड़ेगा। कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? लेटर्स से। अगर मैं लेटर्स की बात करूं तो इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स है ना हमारे पास। कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं, जिनको जो 26 लेटर्स मिला के एक अल्फाबेट बनता है। तो लेटर लेटर्स की बात करूं, लेटर्स क्या है? यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज है। यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज की, लैंग्वेज की इकाई है। सबसे पहला टर्म हमारे पास क्या होता है? एबीसीडी है, 26 लेटर्स है, उनके उनको जो है अगर मीनिंगफुल ऑर्डर में रखूं तो क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। अगर लेटर्स को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में रखूं तो क्या बनेगा? एक वर्ड बनेगा। जैसे मेरे पास एक शब्द है बी है, एक लेटर ओ है, एक लेटर ओ है, फिर एक के है। तो मेरे पास 4 लेटर थे, मैंने उनको सीक्वेंस सही तरीके से रखा और बुक बन गया। ठीक है। वर्ड से मिलके क्या बनता है? फ्रेज बनता है। फ्रेज से मिलके क्या बनता है? क्लोज बनता है। ठीक है। कुल मिला के ये दोनों बातें तो मुझे लगता नहीं कि आपको समझने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत होगी। ये शुरू वाली, अगर मैं लेटर्स की और वर्ड्स की बात करूं तो ये बहुत आसान काम है। लेटर्स और वर्ड्स नॉट दैट मच बिग डील कि आपको समझने में कोई मुश्किल हो। हाँ, समस्या आती है इन दोनों के साथ कि आपको फ्रेजेस और क्लोजेस का पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? जो फ्रेजेस और क्लोजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको फ्रेजेस की पहचान हो, आपको क्लोजेस की पहचान हो, फ्रेजेस क्या है, क्लोजेस क्या है, ये आपको पहचान होनी चाहिए। अच्छा ठीक है। बाकी अगर मैं इनको यहीं पढ़ा दूं थोड़ा मुश्किल होगा। मैं आपके लिए छोटी छोटी पीपीटीज लाया हूं, आपके काम आएंगी। ध्यान से देखो। थोड़ा थोड़ा पहले फ्रेज समझते हैं, थोड़ा सा पहले फ्रेज समझते हैं, फिर उसके बाद क्लोज समझेंगे, फिर सेंटेंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, एक बार जरा देखो। अगर मैं फ्रेज की बात करूं तो फ्रेज की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि क्या डेफिनेशन बनती है, फ्रेज की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, दोनों तरफ से ही राइट चल रहा है क्या? हाँ, अगर मैं फ्रेज की डेफिनेशन की बात करूं तो जो फ्रेज की डेफिनेशन है वो क्या कहती है? फ्रेज की डेफिनेशन कहती है, फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है।
अभी बदल जाता है, मैंने अभी नया सीखा है दो तरफ से लिखने का, लेकिन चलो क्या। ठीक है, क्या कहता है फ्रेज? फ्रेज का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, शब्दों का समूह होगा, और उसको हम फ्रेज कहेंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसा मतलब कुछ एग्जांपल देके बताओ, वही बताता हूँ बिल्कुल। मैं फिलहाल ये कहना चाह रहा हूँ, फ्रेज जो है वो लगभग ही 4-5 टाइप के आपको मिलेंगे आपके सामने। 5 टाइप के फ्रेज आपको मिलेंगे: नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रपोजिशनल फ्रेज। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अगर कोई फ्रेज जो है मिलकर नाउन का काम कर रहा है, या दो से अधिक शब्द मिलकर नाउन का काम कर रहे हैं, उनको नाउन फ्रेज कह दिया। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर वर्ब का काम कर रहे हैं तो उनको वर्ब फ्रेज कह दिया। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कह दिया। सेम एडवर्ब फ्रेज कह दिया, सेम प्रपोजिशनल फ्रेज कह दिया। ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेज के बारे में भी बात करते हैं। प्रपोजिशनल फ्रेज की पहचान ध्यान रखना। प्रपोजिशनल फ्रेज का मतलब है अगर प्रपोजिशन रखी है और साथ में उसका कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, प्रपोजिशन और साथ में उसका ऑब्जेक्ट रखा है, क्या कहलाएगा? प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? देखो, प्रपोजिशन और उसके साथ एक वर्ड आ गया, दो शब्द हो गए तो फ्रेज हो गया। बाकी किससे मिलकर बना है? प्रपोजिशन से, इसलिए इसको प्रपोजिशनल फ्रेज कह देते हैं। ठीक है, बाकी नाउन, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे क्या है? फ्रेजेस हैं। नाउन फ्रेज को नाउन फ्रेज क्यों कहा? क्योंकि वो नाउन का फंक्शन करेगा। वर्ब फ्रेज को वर्ब फ्रेज लिखा गया क्योंकि वो वर्ब का फंक्शन करेगा। ऐसे ही एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा, और एडवर्ब फ्रेज किसका फंक्शन करेगा? एडवर्ब का। प्रपोजिशनल फ्रेज जो है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, आगे आ जाओ जरा, एक दो एग्जांपल्स देता हूं तो समझ में आएगी बात। मैंने कहा सम वेरी केयरफुली डिजाइन चाइना आइटम्स वर डिस्प्लेड एट द एग्जीबिशन। ये इतना खतरनाक सेंटेंस पहले ही डाल दिया क्या सबसे पहले नंबर पे? चलो कोई नहीं, दूसरे से देखो, पहले नीचे के 3 देखेंगे, उसके बाद हम जो है बाकी देखेंगे। आ जाओ, ऊपर वाला देख लेंगे। मैंने कहा दे हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क, जो है वो जो है कहाँ खेल रहे हैं? पार्क में खेल रहे हैं। सेंटेंस तो ये भी गलत बना दी, किसने बना दी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिलहाल जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो, सेंटेंस को पूरा कर लो। दे हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहे हैं सुबह से। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चलो जी मान लेते हैं सुबह से पार्क में खेल रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कितना देखो सेंटेंस, इन हो गई प्रपोजिशन, द पार्क उसका हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है इन द पार्क, ये क्या हो गया? प्रपोजिशनल फ्रेज। क्या हुआ? ये हुआ प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलकर प्रपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं, बहुत बढ़िया। दे हैव बीन प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग। देखना, मैंने आपसे कल क्या बताया था, अगर आपके पास एक से ज्यादा वर्ब्स रखी हैं तो जो लास्ट वाली वर्ब होगी वो मेन वर्ब होगी, उससे पहले जितनी वर्ब है वो सब की सब क्या होंगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। ये हेल्पिंग वर्ब 1, ये हेल्पिंग वर्ब 2। ठीक है, लेकिन कुल मिला के है तो तीनों वर्ब ही ना, कुल मिला के है तो तीनों वर्ब ही। और अगर ये तीनों वर्ब्स हैं तो इन तीनों के तीनों को मिलाकर क्या कहा जाएगा? वर्ब फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो मिलकर क्या बना रहे हैं? फ्रेज बना रहे हैं। 3 शब्दों ने मिलकर एक पूरी वर्ब बनाई जो सेंटेंस में काम आ रही है। क्या मैं दे को फ्रेज कह सकता हूँ? दे को फ्रेज नहीं कह सकते। एक बात तो दे अकेला है, अकेला प्रोनाउन आया। एक से ज्यादा आए होते तो हम सोचते कि हम इसको क्या बनाए, कौन सा फ्रेज बनाए। फिलहाल हम वर्ब फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज का एग्जांपल देख चुके। नीचे के 2 एग्जांपल देखना जरा। मैंने कहा दिस हैंडसम बॉय इज माय ब्रदर। ये जो हैंडसम बॉय है मेरा भाई है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं। ठीक है, तो अब तुम देखो इसमें एक तो फ्रेज क्या बना है? हैंडसम बॉय बना है। अरे बॉय के लिए द हैंडसम आया ना, तो एक तो वो हो गया। ठीक है मैं अगर यहाँ पे कहूँ द हैंडसम बॉय, देखो जरा, बॉय और बॉय के लिए अपना एडजेक्टिव आया हैंडसम, तो नाउन और नाउन की क्वालिटी बताने के लिए उसका एडजेक्टिव आया। और ये इस जो वर्ब है, जो अकेली वर्ब रखी है, एक अकेली वर्ब होगी तो वो मेन वर्ब होगी, अकेली वर्ब होगी तो क्या होगी? मेन वर्ब होगी। इस वर्ब का ये पूरा का पूरा क्या है? इस वर्ब का ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ये इस वर्ब का पूरा क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। पूरा का पूरा जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये पूरा का पूरा क्या भी कहलाएगा? नाउन फ्रेज भी कहलाएगा। हैंडसम बॉय, बॉय के बारे में क्वालिटी बता रहे हो ना, नाउन के बारे में क्वालिटी बता रहे हो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया नाउन फ्रेज। द हैंडसम बॉय क्या बन गया? नाउन फ्रेज बन गया, क्योंकि नाउन के साथ आए शब्दों के साथ मिलकर बना है। बॉय क्या होता है? नाउन ही होता है, तो नाउन के साथ मिलकर जो शब्दों से बना है वो नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, मैंने कहा शी इज क्वाइट नॉलेजेबल इन हर फील्ड। शी इज क्वाइट नॉलेजेबल, कि वो जो है बहुत नॉलेजेबल है अपने फील्ड में। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि इन हो गई प्रपोजिशन
और हर फील्ड उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रपोजिशन के बाद उसका क्या रखा होता है, ऑब्जेक्ट रखा होता है। प्रपोजिशन के जस्ट बाद उसका ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो ये प्रपोजिशन और ये उसका ऑब्जेक्ट, तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई प्रपोजिशनल फ्रेज। क्या हो गया, ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया साहब, बहुत बढ़िया। मैं इसके अलावा आपसे कहूं, इसके अलावा क्या है, शी इज क्वाइट नॉलेजेबल। अब देखो यहाँ पर इसको फ्रेज कह नहीं सकते क्योंकि अकेला रखा है सब्जेक्ट। शी के साथ कुछ और भी आता आगे तो हम मान लेते हैं कि भाई उसको जो है फ्रेज मान सकते हैं, अकेले शब्द को तो फ्रेज मान नहीं सकते। उसके बाद इज वर्ब अकेली रखी है, अकेली वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी। इज हमारा वाज वर्ब जब जब अकेला रखा होता है मेन वर्ब का काम करता है, लिंकिंग वर्ब का काम करता है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, 2 3 4 5 क्लास बाद आपको लिंकिंग वर्ब की प्रॉपर क्लास मिलेगी, थोड़ा सा बेहतर एक्सपोजर हो जाएगा, फिलहाल के लिए तो इतना ही। उसके बाद 2 शब्द हैं, शी इज क्वाइट नॉलेजेबल, वो बहुत नॉलेजेबल है अपने फील्ड में। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात कर लूं शी इज क्वाइट नॉलेजेबल, ध्यान से देखो, ये नॉलेजेबल जो है वो किसके लिए आया है, नॉलेजेबल किसकी क्वालिटी बता रहा है, नॉलेजेबल क्वालिटी बता रहा है किसकी, शी की। शी जो है वो बहुत नॉलेजेबल है, शी जो है वो क्या है, नॉलेजेबल है। तो शी की क्वालिटी कौन बता रहा है, नॉलेजेबल बता रहा है। एक बात तो ये ध्यान रखना, अगर तुम जानना चाह रहे हो, अगर किसी शब्द के साथ में लास्ट में एबल या एबल आ जाए, ठीक है, एबल या एबल आ जाए, एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अगर तुम्हें पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी सेंटेंस चीख चीख के बता रहा है। कैसे बता रहा है, नॉलेजेबल जो है, शी इज क्वाइट नॉलेजेबल, वो बहुत नॉलेजेबल है। तो नॉलेजेबल कौन है, शी कौन है, प्रोनाउन। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्वालिटी बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज होता है, और एडजेक्टिव क्वालिटी किस किस की बताता है, नाउन की और प्रोनाउन की। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। एक बात आपको ये भी पता हो कि एडवर्ब भी क्वालिटी बताता है, कि एडवर्ब भी क्वालिटी बताता है, ये भी आपको पता हो। अच्छा, एडवर्ब किस किस की क्वालिटी बताता है, एडवर्ब किसी वर्ब की क्वालिटी बता सकता है, एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी बता सकता है, और अपने अलावा किसी और एडवर्ब के बारे में बताना हो तो उसकी क्वालिटी भी एडवर्ब बता सकता है। तो कुल मिला के नॉलेजेबल जो है इस सब्जेक्ट, इस नाउन या प्रोनाउन, इस प्रोनाउन के लिए आया है शी, और शी जो प्रोनाउन है इसके लिए आया है। इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। और इस शी, ये जो नॉलेजेबल एडजेक्टिव है, इस नॉलेजेबल एडजेक्टिव के लिए एक शब्द आया, कितना नॉलेजेबल है, क्वाइट नॉलेजेबल, कि उसको अच्छी खासी नॉलेज है अपने फील्ड की। तो नॉलेजेबल ये एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए कौन शब्द आया, एडवर्ब आया। एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए कौन आया, एडवर्ब आया। तो कुल मिला के 2 शब्द एक दूसरे के लिए आए, एक साथ आए, कौन सा, क्वाइट नॉलेजेबल, कौन सा, क्वाइट नॉलेजेबल। ये 2 शब्द साथ में चल रहे हैं, नॉलेजेबल के लिए क्या आया है, क्वाइट आया है, और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए एडवर्ब आया। तो दोनों शब्द साथ में चल रहे हैं ना, एडजेक्टिव के साथ एक शब्द आया एडवर्ब, उसकी क्वालिटी बताने के लिए। हमने वर्ब के साथ 3 वर्ब एक साथ आई थी तो उसको वर्ब फ्रेज माना। हमने बॉय की क्वालिटी बताने के लिए, बॉय नाउन है लेकिन उसकी क्वालिटी बताने के लिए 1 2 शब्द आए हैं शुरू में। एक शब्द हैंडसम आया है ना, एक शब्द क्या आया, हैंडसम आया। तो बॉय की क्वालिटी बताने के लिए जो शब्द आया हैंडसम, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। ऐसी एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए एडवर्ब आया, 2 शब्द हो गए। कितने शब्द हो गए, 2 शब्द। लेकिन ये जो मेन है एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी कौन बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है। तो ये कौन सा फ्रेज हो जाएगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। कौन सा फ्रेज हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। इधर देखो, ये इसको क्या मान लो, इसको मान लो साहब एडजेक्टिव फ्रेज। ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। क्वाइट नॉलेजेबल कैसा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर बात समझ में आ रही हो तो मुझे लगता है मैं बताऊं आगे फिर, है ना। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। तो 3 सेंटेंस मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए होंगे। फ्रेज आपको समझ में आया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। अब मैं ऊपर वाला सेंटेंस बताना चाहता हूँ, बच्चे थोड़ा सा मुश्किल बात है वो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा रफ कर दूं। क्यों रफ कर दूं, क्योंकि उस पर लिखने के लिए बहुत कुछ जगह चाहिए। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आप चाहते हैं तो इसको कॉपी कर लें, नोट्स बना लेना खुद से, ठीक है। जो है आपके खुद के बारे में नोट्स बेहतर होंगे। आ जाओ। सम वेरी केयरफुली डिजाइन चाइना आइटम्स। अच्छा, और भी सेंटेंस है क्या, बेटी मैंने देखी नहीं है। ही रीड्स बुक्स ड्यूरिंग द लॉन्ग फ्लाइट, ठीक है साहब। एक सेंटेंस ये भी देखना, इसके बाद है, इसके बाद नहीं है। एक सेंटेंस लास्ट ये देख लो, उसके बाद वो पहला वाला कराता हूँ। ड्यूरिंग होता है बच्चे प्रपोजिशन। ड्यूरिंग क्या होता है, ड्यूरिंग होता है प्रपोजिशन। उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द लॉन्ग फ्लाइट, और प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये कौन सा फ्रेज बन गया, प्रपोजिशनल फ्रेज। कौन सा फ्रेज बन गया, प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। उसके अलावा ही सब्जेक्ट है अकेला, वर्ब रीड्स है अकेली, रीड्स, ही रीड्स व्हाट, क्या पढ़ता है, बुक्स पढ़ता है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों अकेले अकेले हैं। हाँ, सब्जेक्ट के लिए कोई क्वालिटी बताने वाला शब्द आता तो वो नाउन फ्रेज हो जाता,
ऐसी ऑब्जेक्ट भी नाउन नहीं होता है, तो ऑब्जेक्ट के लिए कोई क्वालिटी बताने वाला शब्द आता तो ऑब्जेक्ट फ्रेज हो जाता, या वर्ब एक से ज्यादा होती तो वो ऑब्जेक्ट फ्रेज हो जाता, कोई समस्या की बात नहीं थी, है ना। ठीक है, तो ये कहानी है, इसको प्रपोजिशनल फ्रेज हमने कह दिया। एक लास्ट सेंटेंस देख लो बच्चे, some very carefully designed China items were displayed at the exhibition। एक चीज देखना, at the exhibition तो समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, अरे एट प्रपोजिशन हो गई, द एग्जीबिशन उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट जब जब आ जाते हैं तो वो कौन सा होता है, प्रपोजिशनल फ्रेज होता है। कौन सा फ्रेज होता है गाइस, प्रपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, एक बात। दूसरा मैंने कहा सम वेरी केयरफुली डिजाइन चाइना आइटम्स वर डिस्प्लेड। अब की बार वर्ब में भी कितनी वर्ब हैं, दो वर्ब हैं, एक पहली वाली हेल्पिंग वर्ब हो गई, डिस्प्लेड क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और दो वर्ब अगर साथ में आई हैं तो फिर ये कौन सा फ्रेज हो गया, ये हमारा वर्ब फ्रेज हो गया, ये हमारा कौन सा फ्रेज हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा सम वेरी केयरफुली डिजाइन चाइना आइटम्स, बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर आइटम्स क्या है, नाउन है। कौन से आइटम्स, चाइना, डिजाइंड, केयरफुली, वेरी और सम, ये सब सारे, ये सारे के सारे शब्द इसकी चेन में जुड़े हुए हैं, इस आइटम की चेन में। कैसे आइटम्स, सम वेरी केयरफुली डिजाइंड चाइना आइटम्स, ये आइटम्स के साथ सारे के सारे शब्द जुड़े हुए हैं पहले से। तो इन सारे के सारे शब्दों को अगर मैं साथ में ले लूं तो क्या नाउन फ्रेज नहीं बन जाएगा। नाउन फ्रेज कौन सा फ्रेज, मतलब नाउन की क्वालिटी बताने के लिए जो शब्द आए हैं, अगर उनको नाउन के साथ रख दूंगा तो नाउन फ्रेज है। तो ये जितने भी शब्द हैं, अगर मैं इन सबको साथ में ले लूं, अगर मैं इन सभी के सभी शब्दों को साथ में ले लूं, ऊपर बनाऊंगे लाइन क्योंकि मुझे जगह चाहिए यार, नहीं नीचे ही बना देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं इन सारे के सारे शब्दों को साथ में ले लूं, ठीक है, इन क्या करूं मैं इसका, सारे के सारे शब्दों को साथ में ले लूं तो ये सारे के सारे शब्द जो है वो नाउन के साथ आ रहे हैं, और नाउन के साथ आ रहे हैं तो इस पूरे के पूरे को अगर मैं कंप्लीट की बात करूं तो इसको आप क्या कह सकते हैं, नाउन फ्रेज कह सकते हैं। पूरा का पूरा क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, क्योंकि आइटम्स नाउन है और उसकी क्वालिटी बताने के लिए कुछ शब्द आए हैं तो आपने उसको नाउन फ्रेज कह दिया, नाउन के साथ जो आए शब्द हैं उनको मिला के नाउन फ्रेज बन गया। बात यह है कि इसके अंदर और भी फ्रेजेस बन सकते हैं, सम वेरी केयरफुली डिजाइन चाइना आइटम्स। देखो आइटम्स, चाइना आइटम्स, कैसे आइटम्स, चाइना, तो ये एडजेक्टिव हो गया चाइना। डिजाइंड आइटम्स, डिजाइन किसके लिए आया, डिजाइन भी तो आइटम्स के लिए आया, वो कहाँ डिजाइन करेंगे, चाइना में। या डिजाइन क्या किया गया है, डिजाइन भी तो आइटम्स किए गए हैं ना, क्या डिजाइन किया गया, आइटम्स डिजाइन किए गए। तो ये जो डिजाइन है ये भी किसके लिए आया है, आइटम्स के लिए आया है, ये भी किसके लिए आया है, आइटम्स के लिए आया है। अच्छा, अगर तुम समझदार हो तो तुम एक चीज देखो, डिजाइन तो एडजेक्टिव है, डिजाइन तो क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन कैसे डिजाइन करेंगे, डिजाइन एडजेक्टिव हो गया, और डिजाइन कैसे करेंगे, डिजाइन आइटम्स, क्योंकि नाउन के लिए आया तो डिजाइन तो एडजेक्टिव हो गया। मैंने कहा डिजाइन कैसे करेंगे, बड़े केयरफुली डिजाइन करेंगे, ये बड़े केयरफुली डिजाइन करेंगे, तो ये उसका एडवर्ब हो गया, ये उसका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अरे डिजाइन एडजेक्टिव, उसके लिए क्या आया, केयरफुली एडवर्ब आया। तो मैं आपसे पूछूं क्या मैं इस पूरे के पूरे को, ये अगर एडजेक्टिव के लिए आया है तो इस पूरे के पूरे को क्या मैं एडजेक्टिव फ्रेज कह सकता हूं, जल्दी बताओ। सम वेरी केयरफुली डिजाइन, एडजेक्टिव और उसकी क्वालिटी बताने वाले शब्द उसके साथ आ गए तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पूछूं, अच्छा एडवर्ब है केयरफुली, और केयरफुली के लिए एक शब्द और आया वेरी, वेरी भी एडवर्ब है। मैंने आपसे क्या बताया, नाउन की क्वालिटी बताने के लिए कौन आता है, एडजेक्टिव आता है। नाउन की क्वालिटी बताने के लिए कौन आता है, एडजेक्टिव आता है। जरा देखना, नाउन की क्वालिटी बताने के लिए सामने जो शब्द है उनको नाउन फ्रेज में रख दिया। मैंने कहा एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए कौन आता है, देखो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए कौन आता है, एडवर्ब आता है। तो एडजेक्टिव से पहले वाले शब्दों को उसके फ्रेज में रख लिया। और मैंने आपसे क्या कहा, एडवर्ब की क्वालिटी बताने के लिए भी कौन आता है, एडवर्ब ही आता है। तो मैंने आपसे कहा कि केयरफुली के लिए क्या आया, केयरफुली के लिए आया वेरी, केयरफुली के लिए क्या आया, वेरी आया। अगर तुम ये बात समझे, अगर तुम ये बात समझे तो तुम्हें ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि ये वाला जो फ्रेज है, कौन सा वाला, ये वाला, सम वेरी केयरफुली, सम वेरी केयरफुली, ये एडवर्ब फ्रेज है। ये कैसा फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है। कैसा फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। क्या, आइटम्स, सम वेरी केयरफुली डिजाइन चाइना आइटम्स, नाउन फ्रेज, डिजाइन केयरफुली, सम वेरी केयरफुली डिजाइन, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। सम वेरी केयरफुली
एडवर्ब फ्रेज। अब तुम कह रहे हो कि सम को हमने कुछ नहीं क्यों डिवाइड नहीं करा, सम तो डिटरमिनर होता है यार, इसको कोई समस्या नहीं, इसको रख सकते हो। सम क्या होता है, डिटरमिनर होता है। अब डिटरमिनर क्या है, एडजेक्टिव जैसे ही होते हैं, अभी आगे थोड़ा सा पता चल जाएगा, नहीं पता है तो। कुल मिला के मुझे बताओ, क्या फ्रेजेस वाली बात समझ में आएगी, फ्रेजेस को कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे हम मान के चल रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह है ना, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि कोई भी दो शब्द उठा लो, एक वर्ब उठा लिया, एक नाउन उठा लिया, नहीं। वर्ब है तो वर्ब ही रख लो साथ में, नाउन है तो नाउन से रिलेटेड उससे पहले उसके एडजेक्टिव्स आए हैं उनको साथ में रख सकते हो, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले और एडजेक्टिव आए हैं, एडजेक्टिव से पहले कोई और एडवर्ब आया है जो उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसको मिला के एडजेक्टिव फ्रेज बना सकते हो, प्रपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट मिला के प्रपोजिशनल फ्रेज बना सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। बाकी एक बात मुझे तुम्हें समझानी है कि एक चीज ध्यान रखना, अगर प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट साथ में मिले तो मिलकर क्या बनता है, प्रपोजिशनल फ्रेज बनता है। लेकिन प्रपोजिशनल फ्रेज जो है वो फंक्शन किसका करता है, प्रपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है या फिर एडवर्ब की तरह काम करता है, तुम्हें पता होना चाहिए। प्रपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है या एडवर्ब की तरह काम करता है। कहने का मतलब है, अगर किसी भी जगह पे आपने प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट रखा देखा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं वो कैसा फ्रेज है, तो आप कहेंगे सर प्रपोजिशनल फ्रेज है। फ्रेज तो प्रपोजिशनल ही है, लेकिन मैं आपसे पूछूं प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट काम किसका करेगा, या तो वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा, या वो सेंटेंस में काम किसका कर रहा होगा, एडवर्ब का। प्रोफाइल उसकी प्रपोजिशनल फ्रेज है, फंक्शन उसका एडजेक्टिव या एडवर्ब है। फंक्शन मतलब काम करने का तरीका, प्रपोजिशन प्लस फ्रेज या तो एडजेक्टिव बनेगा या क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। अगर डाउट हो तो आ जाओ इधर, जरा देखना। मैंने आपसे कहा एट द एग्जीबिशन, कहां पे, एट द एग्जीबिशन। अगर मैं आपसे कह रहा हूं एट द एग्जीबिशन, तो एट द एग्जीबिशन प्रपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा किसका काम कर रहा है, तो आपको एक बात मैंने बताई, या तो एडजेक्टिव बनेगा या क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, या तो एडजेक्टिव बनेगा या क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें एक बात ये भी पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, कभी भी तुम्हें वैन का रिप्लाई मिले, किसका रिप्लाई मिले, वैन का रिप्लाई। कभी भी तुम्हें कहीं वेयर का रिप्लाई मिले, कभी भी तुम्हें हाउ का रिप्लाई मिले, कभी भी तुम्हें हाउ ऑफन का रिप्लाई मिले, कभी तुम्हें वाई का रिप्लाई मिले, समझे, वाई ऑफन नहीं, वाई, केवल वाई। कभी तुम्हें वाई का रिप्लाई मिल जाए, आप पूछो कहीं वाई का रिप्लाई मिल जाए, ठीक है, वैन, वेयर, हाउ ऑफन, हाउ, वाई, ये होता है। ये सब के सब शब्द जो है वो एडवर्ब होते हैं। कभी भी तुम्हें अगर रिप्लाई मिलता है किसका, वैन का, ये एडवर्ब होगा। वेयर का रिप्लाई मिलता है, एडवर्ब होगा। हाउ का रिप्लाई मिलता है, एडवर्ब होगा। हाउ ऑफन का रिप्लाई मिलता है, एडवर्ब होगा। वाई का रिप्लाई मिलता है, क्या होगा, एडवर्ब होगा। सब के सब एडवर्ब होंगे भाई। अब तुम कहोगे सर कैसे पता चलना है, अभी बताता हूँ। अगर वैन का रिप्लाई मिलता है आपको, तो वो एडवर्ब ऑफ वैन, मतलब कब, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर आपको कहीं वेयर का रिप्लाई मिलता है तो वो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर मतलब कहाँ, कहाँ मतलब जगह की बात चल रही है। हाउ, हाउ मतलब कैसे, कैसे मतलब काम करने का तरीका, तरीका मतलब मैनर, तरीका मतलब क्या, मैनर। कभी भी आपको हाउ का रिप्लाई मिलता है, किसका रिप्लाई मिलता है, हाउ का, तो वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। हाउ ऑफन यू गो देयर, है ना, तुम वहां कितनी बार जो है जाते हो, हाउ ऑफन डज यू गो देयर। मैं आपसे पूछूं तुम कितनी बार वहां पे जाते हो, तो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कितनी बार। बोले जी मैं 5 बार जाता हूँ सप्ताह में, या 10 बार जाता हूँ, जो भी आप कह रहे हो। तो हाउ ऑफन का रिप्लाई क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एडवर्ब ऑफ सॉरी, हाउ ऑफन का रिप्लाई होगा। वाई का रिप्लाई, वाई ऐसा तुमने क्यों किया, मुझे कारण बताओ, एडवर्ब ऑफ रीजन। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, बहुत काम की बात है। वैन का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ टाइम, वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ ऑफन का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और वाई का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, ठीक है। ये बात बहुत काम की है। अब धीरे धीरे तुम्हें ऐसी छोटी छोटी बातें मैं बताता चलूंगा, हर छोटी छोटी बात को। अब इसको तुम कॉपी में लिखने ना काम की है साहब, अगर तुम्हें नहीं पता, आती है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हाँ ये चीजें काम बहुत आएंगी साहब। कई बार किसी एडवर्ब को पहले रखना है, बाद में रखना है ना, किसी एडवर्ब को पहले रखना है, बाद में रखना है। कई बार किसी एडजेक्टिव का स्थान प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होगा या उसके पहले होगा, ये कैसे पता, ये कौन बताएगा, ये एडवर्ब खुद बताएंगे जब इनसे आप पूछोगे, समझे। थोड़ा मैं कह रहा हूँ लॉजिकल चलोगे तो समझ में आएगा, वरना तो रट्टा तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें जोड़ते चलना। जैसे मैंने इसके अलावा एक बात ये बताई थी आपको अभी, ये वाली,
एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी, नाउन या प्रोनाउन की, एडवर्ब किसकी क्वालिटी, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा मैंने ऑब्जेक्ट वाली बात बताई, तुम्हें पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट दो लोगों के पास होगा, या तो वर्ब के या प्रपोजिशन के। वर्ब के पास हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, प्रपोजिशन के पास हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ये पता होना चाहिए। अब जरा एक बार इधर आ जाओ, मैंने कहा एडजेक्टिव बनेगा, एडवर्ब बनेगा। अच्छा ठीक है, एडजेक्टिव की भी बात कर लेते हैं, एक पेज और ऐड कर लूं। चलो, अगर व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मिलता है, जिसका जनरली व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मिलता है, तो वो एडजेक्टिव होता है। किसका रिप्लाई, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मिलेगा। जैसे मैंने भी एक एग्जांपल लिखा था, दिस इज अ नाइस बुक। मैंने कहा दिस इज अ नाइस बुक, कैसी किताब है, अच्छी किताब है। व्हाट काइंड ऑफ बुक, दिस इज वेरी नाइस। कैसी किताब है, नाइस। व्हाट काइंड ऑफ, कैसी, नाइस। तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मिलेगा, तो ध्यान रखना, अगर व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मिलता है तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, याद रखने की बात है। ठीक है, अब जरा एक बार इधर देख लो, मैंने आपसे कहा एट द एग्जीबिशन प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का। मैंने कहा सम वेरी केयरफुली डिजाइन चाइना आइटम्स वर डिस्प्लेड, बहुत से चाइना आइटम्स को डिस्प्ले किया गया। मैंने पूछी कहाँ डिस्प्ले करा गया, आप कहेंगे एट द एग्जीबिशन। तो मुझे बताना, ये जो एट द एग्जीबिशन है, ये जो एट द एग्जीबिशन है, क्या ये वेयर का रिप्लाई नहीं कर रहा, बताओ, क्या ये वेयर का रिप्लाई नहीं कर रहा कि कहाँ एग्जीबिशन, कहाँ जो है डिस्प्ले करा गया, एग्जीबिशन में डिस्प्ले करा गया है। तो अगर वेयर का रिप्लाई कर रहा है, तो वेयर का रिप्लाई हमेशा क्या होता है, एडवर्ब होता है, ये एडजेक्टिव नहीं बनेगा। क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। दे हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क, दे हैव बीन प्लेइंग वेयर, वो कहाँ खेल रहे हैं, आपने कहा पार्क में खेल रहे हैं, और वेयर का रिप्लाई मिलता है तो फिर से क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। है तो प्रपोजिशनल फ्रेज ही, लेकिन बनेगा क्या, काम किसकी तरह करेगा, एडवर्ब की तरह। काम किसकी तरह, एडवर्ब की तरह। शी इज क्वाइट नॉलेजेबल इन हर फील्ड, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, अपनी फील्ड में बहुत नॉलेजेबल है। कहाँ नॉलेजेबल है, इन हर फील्ड। ठीक है, नहीं तो फिर से आप इसको बात करो, किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, आ जाओ। प्रपोजिशनल फ्रेज है ना, मैंने आपसे कहा प्रपोजिशनल फ्रेज है, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है, लेकिन काम किसका कर सकता है प्रपोजिशनल फ्रेज, या तो एडजेक्टिव बनेगा या एडवर्ब बनेगा, या तो एडवर्ब बनेगा या क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। तुम बताओ क्या बनेगा, सोच के देखो। ही रीड्स बुक, वो किताबें पढ़ता है, ड्यूरिंग द लॉन्ग फ्लाइट, अपनी जो है बहुत लंबी जर्नी के टाइम पे, जो लंबी उसकी फ्लाइट होती है, उस टाइम पे वो किताबें पढ़ता है। ही रीड्स बुक, वो किताबें पढ़ता है, कब पढ़ता है वो किताबें, ड्यूरिंग द लॉन्ग फ्लाइट। तो ये क्या तुम्हें लग रहा है, क्या ये वैन का रिप्लाई नहीं है, ही रीड्स बुक वैन, वो कब किताबें पढ़ता है, जब वो फ्लाइट में होता है, लंबी फ्लाइट में होता है, तो वो बुक्स पढ़ता है, तो वैन का रिप्लाई है। और वैन का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। वैन का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। वैन का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। और बात समझ में आ गई हो तो मुझे लगता है फ्रेजेस भी आपको समझ में आ गए, मुझे लगता है फ्रेजेस भी आपको समझ में आ गए होंगे। बात थोड़ी सी क्लॉजेस की कर लेते हैं, किसकी कर लेते हैं, थोड़ी सी क्लॉजेस की कर लेते हैं। आ जाओ जरा, अगर मैं क्लॉजेस की बात करूं तो थोड़ी सी डेफिनेशन देख लो, थोड़ा सा टाइप देख लो। क्लॉजेस भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। मैंने कहा क्लॉजेस भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फ्रेजेस भी क्या था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स था। क्लोजेस भी क्या था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फ्रेजेस और क्लोजेस दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन फ्रेजेस में जनरली ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्ब इंक्लूड नहीं होती, लेकिन क्लॉज जो होती है इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। जो क्लॉज है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा, लेकिन ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और जिसमें प्रेडिकेट भी होगा, जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, जिसमें प्रेडिकेट भी होगा, जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, जिसमें प्रेडिकेट भी होगा। अब आप कहोगे सर जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो सेंटेंस में भी होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो सेंटेंस में भी होता है। अगर मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने अभी सेंटेंस कहा, राम इज माय फ्रेंड, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने आपसे कहा कि राम सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट उसका क्या हो गया, फ्रेंड हो गया, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर, तो आप इसको क्लोज क्यों ना कहें, इसको सेंटेंस क्यों ना कहें, क्लोज नहीं है, ये क्या ही है, सेंटेंस ही है। तो फिर ये बात कैसे मैच हो रही है। मैंने कहा ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह, इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ठीक है, प्रेडिकेट भी है, प्रेडिकेट कह लूं या वर्ब कह लूं, सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा, तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये सेंटेंस क्यों है, क्लोज क्यों नहीं है। क्या, अ क्लोज इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लोज जो है हमेशा सेंटेंस का क्या होगा, पार्ट होगा। पूरा सेंटेंस कभी क्लोज नहीं होगा, क्लोज सेंटेंस का क्या होगा, पार्ट होगा। अब मैं आपसे कहूं कि राम इज माय फ्रेंड जो है वो क्लोज है, सेंटेंस है, भाई ये क्लोज नहीं है, ये क्या ही है, ये सेंटेंस है। क्लॉजेस कैसी होती हैं, क्लॉजेस सेंटेंस नहीं होती, सेंटेंस का टुकड़ा होती हैं। सेंटेंस का क्या होती है, टुकड़ा होती है। पूरा सेंटेंस जो है
कंप्लीट स्ट्रक्चर को सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस का एक टुकड़ा क्या होता है, क्लोज होता है। लेकिन सेंटेंस का ऐसा टुकड़ा जो शब्दों का समूह भी है और साथ में सब्जेक्ट भी है और साथ में उसके साथ क्या भी होगी, वर्ब भी होगी, उसको आप क्या कहेंगे, क्लोज कहेंगे। थोड़ा सा समझ में आपको आया हो मैंने क्या समझाया है। बाकी अगर मुश्किल लग रही है तो मैं एग्जाम्पल जब दूंगा तो आपको बात समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन एक बात तुम्हें पता हो कि क्लोजेस कितने टाइप की होती हैं। क्लोजेस जो है वो क्लॉजेज जो है वो 3 टाइप की होंगी, मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। क्लोजेस 3 टाइप की ही होंगी और बहुत आसान काम है। मेन क्लोज वो क्लोज होगी जिसमें कंजक्शन नहीं होगा, जिसमें कोई कंजक्शन नहीं है, वो मेन क्लोज है। अगर किसी क्लोज में कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, अगर किसी क्लोज में कैसा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो वो कोऑर्डिनेट क्लोज है। अगर किसी क्लोज में सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, अगर किसी क्लोज में कैसा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो वो कैसी क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आने जा रही है, एक सेकंड रुको। अगर मैं कंजक्शन की बात करूं गाइस, तो कंजक्शन भी गाइस 2 टाइप के होते हैं, जैसे तुमने अभी देखा। एक होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है साहब। अगर मैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन की बात करूं तो कंजक्शन 2 टाइप के, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। मैं आपसे पूछूं कि कोऑर्डिनेट कौन सा, सबऑर्डिनेट कौन सा, तो सीधी सी बात है, फैन बॉयज, सीधी सी बात है, फैन बॉयज। एफ से क्या होगा, एफ से होगा 4, ए से होगा एंड, एन से होगा, एन से होगा नॉर, बी से होगा बट, ओ से होगा और, वाई से होगा येट और एस से होगा सो। फैन बॉयज की बात करें, 4 एंड नॉर बट और येट सो, ठीक है, ये फैन बॉयज है। ये इन शब्दों का ध्यान रखना, ये ट्रिक होती है याद करने की, फैन बॉयज है ना। फैन बॉयज से तुम्हें ध्यान रखना है, फैन बॉयज से तुम्हें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ये जो फैन बॉयज है, सर्कल कहां से आ गए, कुछ मेरे मतलब का नहीं है क्या है। कलर इसका व्हाइट है, मुझे नहीं आ रहा होगा, ये तो मैं पहली बार ट्राई कर रहा था, दिखेगा ही नहीं। हाँ अब ठीक है। मैं आपसे कह रहा था कि फैन बॉयज जो होता है, क्या होता है, फैन बॉयज जो होता है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, 4 एंड नॉर बट और गेट और सो। एक चीज और ध्यान रखनी है गाइस, क्या ध्यान रखना है कि फैन बॉयज से रिलेटेड कोई कंजक्शन और भी बना हुआ है। जैसे मैं कहता हूँ, आपने सुना होगा आइदर और, आपने सुना होगा नाइदर नॉर, आपने सुना होगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। इनके बारे में सुना है, आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये भी जो है शब्द आपने सुने होंगे, कंजक्शन आपने सुने होंगे। आइदर और में कंजक्शन और है, नाइदर नॉर में कंजक्शन नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो में कंजक्शन क्या है, बट है। और ध्यान से देखना, ये रहा और, ये रहा बट और नॉर भी हुआ कहीं, ये रहा नॉर, ठीक है। ये सब के सब जो हैं, ये जो शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाएंगे। कैसे कंजक्शन कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाएंगे। इसके अलावा जितने शब्द तुमने धरती पे सुने हैं, जितने कंजक्शन तुमने धरती पे सुने हैं, सबके सबको सबऑर्डिनेट में रखो। अब सबऑर्डिनेट में किसको रख सकते हैं, जैसे आपने कहा बिफोर है सर, मैंने कहा रख सकते हैं। आपने कहा सर आफ्टर हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है। आपने कहा सर एज हो सकता है, हो सकता है। आपने कहा सिंस हो सकता है, हो सकता है। आपने कहा कोई भी WH वर्ड रख दूं, मैंने कहा बिल्कुल रख दो, कोई भी WH वर्ड रख दो, तुम्हारे दिमाग में जितने आ रहे हैं। वैन हो सकता है, हो सकता है। वाई हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हु हो सकता है, हुम हो सकता है, विच हो सकता है, और उसके अलावा जो मैंने अभी लिखे थे इतने सारे, वेयर हो सकता है, व्हेन हो सकता है, वाई हो सकता है, उसके अलावा हाउ हो सकता है। कोई सा भी जो भी कंजक्शन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, सब के सब कंजक्शन कौन से कंजक्शन होंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे। सब के सब कंजक्शन कौन से कंजक्शन होंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन का ऐसे ध्यान रखना कि भाई सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से, फाइन बॉयज के अलावा जितने कंजक्शन है सबऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे। अच्छा ठीक है, मैंने कहा कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर कौन सी क्लोज बनेगी, तो आपको पता हो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर कोऑर्डिनेट क्लोज बनती है। कौन सी क्लोज बनती है कोऑर्डिनेट कंजक्शन से, कोऑर्डिनेट क्लोज बनती है। और मैं आपसे पूछूं कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से कौन सी क्लोज बनती है, तो आप कहेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन से सबऑर्डिनेट क्लोज बनती है साहब।
जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन अगर आपको दिख जाएगा तो वो कौन सी क्लोज होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। लेकिन इतना सब कुछ बताने के बावजूद मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखाई है क्लॉज की, अभी करेंगे चर्चा, टेंशन ना लो। ये बात समझ में आ गई कंजक्शन कैसे होते हैं। दो प्रकार के कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, बहुत बढ़िया। वापस आना, मैंने कहा कंजक्शन नहीं है तो मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जरा सेंटेंस पे आ जाओ। जैसे मैंने आपसे कहा ही इज ऑनेस्ट, एक सेंटेंस में लिखा ही इज ऑनेस्ट कि वो जो है बहुत ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। तो जैसे मैंने ही इज ऑनेस्ट लिखा तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, अपने आप में एक सेंटेंस है। ही इज ऑनेस्ट अपने आप में क्या है, ही इज ऑनेस्ट अपने आप में एक सेंटेंस है, ध्यान रखना, समझे। अगर मैं आपसे पूछूं ही इज ऑनेस्ट क्या है, तो ही इज ऑनेस्ट अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस है, समझे। मैं आपसे पूछूं क्या इसमें कोई क्लॉज है, कोई क्लॉज नहीं, इल्ले क्लॉज नहीं है। क्लॉज बच्चे तब होगी जब मैंने कहा सेंटेंस के पार्ट को क्लोज कहते हैं, पूरा सेंटेंस अपने आप पे क्लोज नहीं होगा। ही इज ऑनेस्ट पूरा का पूरा सेंटेंस है, जो अपने आप में पूरा सेंटेंस है, इसको क्लोज नहीं कहेंगे। मैं आपसे पूछूं क्या ये पूरा सेंटेंस क्लोज है, ये ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, मैंने इस सेंटेंस के लिए आपसे पूछा कि मुझे बताओ। अगर आप समझदार हो तो इस पूरे को भी क्या ही कहेंगे, इस पूरे को भी क्या ही कहेंगे, सेंटेंस ही कहेंगे। इस पूरे को भी क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। लेकिन हाँ, मैंने कहा क्लोज सेंटेंस नहीं होता, क्लोज सेंटेंस का पार्ट होता है। क्लोज क्या होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है। अब जरा देखना, यहाँ पर सेंटेंस के दो हिस्से हैं, यहाँ पर सेंटेंस के कितने हिस्से हैं, दो हिस्से हैं। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, एक सेंटेंस का हिस्सा है ही इज पुअर, और एक सेंटेंस का हिस्सा है ही इज बट ही इज ऑनेस्ट, बट ही इज ऑनेस्ट। मैंने आपसे क्या बताया, क्लॉजेस जो होती हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। अब आपने कहा ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। देखो एक सबसे बेहतर तरीका बताऊं कि सेंटेंस में क्लोज या सेंटेंस जो है आपको पता चल जाएगा कि क्लोज है। सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस में वर्ब होगी, ठीक है, फिर उसके बाद कोई कंजक्शन लगा होगा जुड़ा हुआ, ठीक है, और उस कंजक्शन के बाद फिर से सब्जेक्ट होगी और फिर से उसकी वर्ब रखी होगी। समझे, सबसे आसान तरीका यही है जानने का। फिर से उसकी क्या रखी होगी, वर्ब रखी होगी। ध्यान से देखना, सब्जेक्ट होगा, फिर उसकी वर्ब होगी, फिर कोई कंजक्शन आया होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर कोई वर्ब होगा। ये पूरी स्ट्रक्चर मिला के पूछूं क्या है, पूरी स्ट्रक्चर तो सेंटेंस है, लेकिन बीच में कोई कंजक्शन आ गया ना बच्चे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। इस वाली स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे तो इसमें क्लॉजेस हैं। ये जो मैंने आपसे क्या कहा, बिना कंजक्शन वाली, इस पहले वाले हिस्से के साथ कंजक्शन नहीं है ना, तो इस वाली क्लोज को कौन सी क्लोज कहेंगे, इस वाली क्लोज को मेन क्लोज कहेंगे। और जिस क्लोज के साथ कंजक्शन आ जाए, जिस क्लोज के साथ क्या आ जाए, कंजक्शन आ जाए, कंजक्शन प्लस साथ में एक सेंटेंस का हिस्सा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एंड सो ऑन शब्द, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्लोज। लेकिन कौन सी क्लोज, या तो ये कोऑर्डिनेट क्लोज हो सकती है या फिर ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो सकती है, ये दोनों हो सकती है। और ये बात किस पर निर्भर करेगी, कंजक्शन पर निर्भर करेगी। मैंने क्या कहा, कंजक्शन बीच में लग गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ब्ला ब्ला पहले आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बाद में आ गया। तो इस प्रकार के सिचुएशन में क्लोजेस होती हैं, इस प्रकार की सिचुएशन में क्या होती हैं, क्लोजेस होती हैं। अब मैंने कहा आपसे कि सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो इसमें कंजक्शन नहीं है। अगर इसमें बच्चे कंजक्शन नहीं है, अब तुम कहोगे सर कंजक्शन है, तो जो कंजक्शन जहां रखा होता है उसके बाद वाली क्लोज को क्या मानते हैं, कंजक्शन की क्लोज मानते हैं। ये जो कंजक्शन आया ना बच्चे, ये इस वाली क्लोज के लिए आया, पहले वाले के लिए नहीं आया। कंजक्शन आया तो किसके लिए आया, इस बाद वाली के लिए आया। मैं समझाना ही चाह रहा हूँ, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब जिसमें कंजक्शन नहीं आया, ये मेन क्लोज है। उसके अलावा ये वाली कौन सी क्लोज होगी, या तो कोऑर्डिनेट होगी या सबऑर्डिनेट होगी। ये बात पता कैसे चलेगी, कंजक्शन बताएगा। अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तो कोऑर्डिनेट क्लोज, अगर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो कैसी क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। अगर तुम्हें बात समझ में आई तो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट में तुम्हें एक बात देखने के लिए मिल रही होगी कि यहाँ पर जो है बट रखा है, क्या रखा है, बट। और बट कैसा कंजक्शन होता है, अगर तुम समझदार हो तो जरा देखना, ये आ गया बट, अरे है कि नहीं है, बट रखा है ना, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। बट कैसा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तो मैं इसको सीसी लिख देता हूं फिलहाल के लिए। बट कैसा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अगर मैंने कहा बट कंजक्शन आया तो बट के साथ वाली क्लोज कौन सी हो गई, बट के साथ वाली क्लोज ही हो गई। अगर बट कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तो मैं आपसे पूछूं ये पूरी की पूरी क्लोज कौन सी क्लोज होगी, ये पूरी पूरी क्लोज कौन सी क्लोज हो गई, कोऑर्डिनेट क्लोज हो गई। कौन सी क्लोज हो गई, कोऑर्डिनेट क्लोज हो गई। एक चीज ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में देखो, पहली बात तो अगर सेंटेंस में क्लोज आई है तो मिनिमम दो क्लोज आएंगी। मिनिमम कितनी क्लोज होंगी सेंटेंस में, दो क्लोज होंगी।
अगर मिनिमम दो है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने एक सेंटेंस बनाया है और उसमें क्लोजेस आई हैं, बिना क्लोजेस का भी सेंटेंस होता है, जैसे मैंने कहा ही इज ऑनेस्ट, उसमें कोई क्लोज ही नहीं है, वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, उसमें कोई क्लोज नहीं आई। लेकिन हाँ, बिना क्लोजेस का भी सेंटेंस, मैंने कहा अगर क्लोजेस आई हैं, एक से ज्यादा क्लोज आई हैं, तो मिनिमम कितनी क्लोज होंगी? दो क्लोज होंगी। और अगर मिनिमम दो क्लोज हैं तो एक बात पक्की है कि एक क्लोज मेन क्लोज होगी। एक क्लोज कौन सी क्लोज होगी? मेन क्लोज होगी 100%। ठीक है साहब, बिना मेन क्लोज के सेंटेंस की स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, बिना मेन क्लोज के सेंटेंस की स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, मेन क्लोज तो होगी ही होगी। दूसरा, जो दूसरी क्लोज होगी वो कुछ भी हो सकती है, वो कोऑर्डिनेट क्लोज भी हो सकती है और वो सबऑर्डिनेट क्लोज भी हो सकती है, वो दोनों में से कुछ भी हो सकती है, कोई मतलब उसमें कुछ श्योरिटी नहीं है इस बात की कौन सी क्लोज होगी। कौन बताएगा? कंजक्शन बताएगा। कौन बताएगा? कंजक्शन बताएगा। तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन और इसके साथ वाली क्लोज को क्या कह दिया? कोऑर्डिनेट क्लोज कह दिया। मैंने आपसे कहा एक सेंटेंस में दो क्लोजेस हो सकती हैं, अगर एक कोऑर्डिनेट क्लोज है इसका मतलब दूसरी वाली क्या ही होगी? मेन क्लोज। ही इज पुअर कौन सी क्लोज हो गई साहब? ही इज पुअर हो गई मेन क्लोज। बट ही इज ऑनेस्ट कौन सी क्लोज हो गई? कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज क्यों ही? क्योंकि इसके अंदर क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन आया। बट कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, उसके साथ ही इज ऑनेस्ट जो आया, ये पूरा का पूरा मिलकर कोऑर्डिनेट क्लोज बना। तो एक सेंटेंस में दो क्लोजेस तो मिनिमम होंगी होंगी, एक सेंटेंस में दो क्लोजेस तो मिनिमम क्या है? होंगी ही होंगी। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, तो ही इज पुअर मेन क्लोज हो गया, बट ही इज ऑनेस्ट क्या हो गया? कोऑर्डिनेट क्लोज हो गया। ठीक है, मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। अब इसी बात को मैंने गलत तरीके से लिखा, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, हालांकि वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। फिर से वही बात, मैंने कहा कंजक्शन जिस क्लोज के लिए, हालांकि एक चीज मुझसे गलती हो गई, मैंने एक शीट पे ज्यादा सेंटेंस ले ली। अब ये मुझे भी जो है एक्सपीरियंस था नहीं कि एक शीट पे ज्यादा सेंटेंस जो है परेशान करेंगे या नहीं करेंगे, क्या होगा। लेकिन हाँ, अगली बार के लिए हम ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट पीपीटीज में ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा था मैं, मैंने कहा एक सेंटेंस आया फिर से, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। मैंने क्या कहा? एक कंजक्शन आया, दो एक कंजक्शन आया, और मैंने कहा फैन बॉयज में दो नहीं आता, तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। कैसा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और अगर ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है बच्चे, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ वाली क्लोज कैसी क्लोज होती है? सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। कैसी क्लोज है? सबऑर्डिनेट क्लोज। और इसके साथ वाली क्लोज को सबऑर्डिनेट कहेंगे, अगली वाली को नहीं। कंजक्शन जिस क्लोज के साथ आता है वही उसकी क्लोज होती है। दो कंजक्शन है, उसके साथ ही इज पुअर आया, तो ये इसी की क्लोज है, दो ही इज पुअर सबऑर्डिनेट क्लोज। जिस क्लोज के साथ कुछ नहीं आता, कंजक्शन नहीं आता, वो कौन सी क्लोज होती है? मेन क्लोज। वो कौन सी क्लोज होती है? मेन क्लोज होती है। बहुत बढ़िया। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज, ये मेन क्लोज। कितना आसान काम है पहचानना। एक दो बातें जोड़नी भले सी पड़ी, लेकिन अब दिक्कत नहीं आएगी। एक दो बातें जोड़नी पड़ी लेकिन अब दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने आपसे कहा वर्क हार्ड, इसमें कोई क्लोज है ना, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ये सेंटेंस वो सेंटेंस है जो क्लोजेस से मिलकर नहीं बना। क्लोजेस इनमें आई है, इसमें क्लोज आई है, इसमें क्लोज आई है, लेकिन ये तो अपना अकेला सेंटेंस है, इसमें क्लोज आई कहाँ? ये तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, वर्ब आई उसका साथ, उसके साथ एडवर्ब आ गया। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। इंपेरेटिव सेंटेंस है, याद करो इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे, है ना? कैसे इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ाए, तो अपने आप में सेंटेंस है सिंपल। नेक्स्ट आप, मैंने कहा यू विल गेट गुड रिजल्ट, तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने कहा तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जरा सोच के देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, तो क्या इसमें कंजक्शन वंजक्शन कुछ आया? दो ये वाली स्ट्रक्चर कहीं बनी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऐसी कुछ बना? नहीं बना। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं बना बच्चे, तो एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए, इसको भी आप सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर में रखेंगे। नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कोई क्लोज का प्रयोग नहीं किया गया। फिर से अगला सेंटेंस देखो, मैंने अभी ये सेंटेंस छोड़ा है, जानबूझ के छोड़ा, अभी आता हूं। मैंने देखा इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। देखो मैंने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के सेंटेंस बनाया। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल गेट गुड रिजल्ट, तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो मैंने एक सेंटेंस बनाया, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर से समझदार को इशारा काफी। इफ जो है वो कंजक्शन होता है, इफ जो है वो कंजक्शन होता है, और कैसा कंजक्शन बनेगा? सबऑर्डिनेट कंजक्शन ही बनेगा। इफ कैसा कंजक्शन बनेगा? सबऑर्डिनेट कंजक्शन ही बनेगा। क्यों? फैन बॉयज में तो आता नहीं है, इसका मतलब सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अगर इफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है बच्चे, तो ये वाली क्लोज कौन सी क्लोज होगी? ये वाली क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। कंजक्शन के साथ, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ वाली क्लोज कौन सी क्लोज? सबऑर्डिनेट क्लोज। इसको क्लोज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें अपना सब्जेक्ट है, सॉरी, क्योंकि इसमें अपना सब्जेक्ट है और इसमें अपनी वर्ब भी है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, और कंजक्शन आया सबऑर्डिनेट, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। मैंने कहा जिस क्लोज के साथ कुछ नहीं आता, कुछ नहीं मतलब कंजक्शन नहीं आता, वो क्लोज कौन सी क्लोज होती है? मेन क्लोज। तो मैंने कहा यू विल गेट गुड रिजल्ट्स कैसी क्लोज हो गई? यू विल गेट गुड रिजल्ट्स मेन क्लोज हो गई। मुझे लगता है बात समझ में आएगा, कोई आफत की बात नहीं है। ये सबऑर्डिनेट क्लोज, ये मेन क्लोज। ठीक है, बहुत बढ़िया। दो सेंटेंस बचेगा इस,
केवल 2 सेंटेंस बचे। जो है कमान जो है आपके हाथ में दी जाती है। इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज ऑनेस्ट, गरीबी होने के बावजूद वो ईमानदार है। सीइंग द टाइगर ही रैन अवे, टाइगर को देख के वो भाग गया। ठीक है, दोनों सेंटेंस कैसे सेंटेंस है अपना सोचो। इसमें आपको लग रहा है कि कंजक्शन आया है, अगर कंजक्शन आया है तो कौन सी क्लोज है, कौन क्लोजेस बांटने की कोशिश करो, एक बार लगाना दिमाग यार, बहुत मुश्किल काम नहीं है। इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज ऑनेस्ट, और नीचे सेंटेंस है सीइंग द टाइगर ही रैन अवे। जरा लगाना दिमाग, क्या कर सकते हो इसमें, सोच के देखो। मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ जनरली क्योंकि दोनों सेंटेंस अच्छे हैं, तुम्हारा सोचना बनता है। देखो इन स्पाइट ऑफ बच्चे प्रपोजिशन होता है, तुम्हें ना पता हो बता देता हूँ क्योंकि इसके लास्ट में ऑफ आ रहा है, देख लो। इन स्पाइट ऑफ पूरा का पूरा क्या है, इन स्पाइट ऑफ होता है प्रपोजिशन। इन स्पाइट ऑफ क्या होता है, प्रपोजिशन। और हिज पॉवर्टी उसका क्या हो गया, प्रपोजिशन के साथ अपना क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। प्रपोजिशन के साथ अपना क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ही इज ऑनेस्ट, ही सब्जेक्ट हो गया, इज ऑनेस्ट उसका प्रेडिकेट हो गया, या इसको वर्ब मान लो, मानो अगर आप वर्ब मानना चाह रहे हो, ये वर्ब हो गई, ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलो उस बात को तो छोड़ो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ क्या इसको क्लोजेस के स्ट्रक्चर वाले स्ट्रक्चर में रख सकते हैं, क्या इसको मान सकते हैं कि इसमें क्लोजेस आएंगे, नहीं मान सकते गाइस। समस्या ये है, ये वाला हिस्सा तो पूरा है, ये हिस्सा तो पूरा है। देखो ही इज ऑनेस्ट वाला हिस्सा तो पूरा है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी आया और उसके बाद उसकी वर्ब भी आई, कोई समस्या नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है सेंटेंस में कंजक्शन नहीं आया। 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन आता है ना, ये यहाँ पे कंजक्शन आया ही नहीं। इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी, उसके गरीब होने के बावजूद वो ईमानदार है। जनरली आदमी गरीब है तो ईमानदार नहीं होगा, ईमान रहा है, मतलब मिसकंसेप्शन। तो मैं कह रहा हूँ गरीब होने के बावजूद तो ईमानदार है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन सेंटेंस में कहीं कंजक्शन आया नहीं आया, और अगर कंजक्शन नहीं आया तो इसको क्लोजेस वाली श्रेणी में नहीं रख सकते। इसको तुम जनरली क्या ही बोलोगे, इसको तुम बोलोगे सेंटेंस है साहब, ना तो मेन क्लोज इसमें, ना सबऑर्डिनेट क्लोज, नॉर्मल सेंटेंस है, बिल्कुल प्लेन। ठीक है, हाँ जो प्लेन बी सुना तुमने, उसी से मुझे प्लेन याद आ गया। सीइंग द टाइगर ही रैन अवे, टाइगर को देख के वो भाग गया। फिर से वही बात, देखो ही सब्जेक्ट है, रैन वर्ब है, भाग गया, कहाँ भाग गया, दूर भाग गया, उसका एडवर्ब हो गया। वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए अबे आ गया एडवर्ब। समस्या तो ये तो ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब आया, लेकिन दो, अब तुम सोच रहे हो, बोले सर कॉमा भी लगा है, कॉमा भी तो लगा है, एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर ये लग रही देखने में। अरे दादा कंजक्शन कहाँ है, सीइंग द टाइगर, टाइगर को देखने के बाद ये सेंटेंस जो है वो उसको तोड़ मरोड़ के पेश करा गया, कंजक्शन है नहीं सेंटेंस में, होता तो दिखता। और अगर कंजक्शन ही नहीं है तो फिर वही बात, कैसा सेंटेंस है, बिल्कुल प्लेन। कैसा सेंटेंस है, बिल्कुल प्लेन सेंटेंस है, मतलब इसको सिंपल कहेंगे, है ना, एकदम नॉर्मल सेंटेंस है ना। इसको आप सेंटेंस की श्रेणी में रखेंगे, किसकी श्रेणी में रखेंगे, सेंटेंस की श्रेणी में आप इसको रखेंगे। अगर बात समझ में आई तो बताओ, मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज समझने लग गए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी और भी सेंटेंस है, मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट समझने लग गए, बताओ। मुझे लगता है बहुत आसान काम हो गया, मेन, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, अरे बहुत सेंटेंस होंगे बस। अच्छा ये तो बात की बात है, चलो ठीक है, यहीं पे खत्म हो रही क्लास। क्लास में टाइम है 40 अरे भाई साहब बहुत बढ़िया समय है, समय है, बहुत समय है। आ जाओ जरा, इसको देखो। मैंने कहा था हंटर सॉ द टाइगर, हंटर ने टाइगर को देखा, जरा ध्यान से देखना। एक सब्जेक्ट आया है गाइस, एक उसकी वर्ब आई है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट आया है, फिर एंड कंजक्शन आया है, फिर से सब्जेक्ट आई है, फिर से वर्ब आई है, और वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए एडवर्ब आया है। जरा बताना सेंटेंस की स्ट्रक्चर पूरी नहीं हो गई, सब्जेक्ट वर्ब आ गई, सब्जेक्ट वर्ब आ गई, जोड़ने के लिए कंजक्शन आ गया। कहने का मतलब है इसको तुम क्लोजेस की कैटेगरी में बांट सकते हो, इस स्ट्रक्चर को क्लोजेस वाली कैटेगरी में रख सकते हो। मैंने कहा कंजक्शन के साथ वाली जो क्लोज होगी, कंजक्शन के साथ वाली जो क्लोज होगी वो वही कंजक्शन की क्लोज होगी जैसा कंजक्शन है। एंड कैसा कंजक्शन होता है भाई साहब, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। अरे फैन वॉइस में जो ए आता है वो एंड है, अगर ये है तो ये क्लोज कैसी हो गई, कोऑर्डिनेट क्लोज हो गई। अगर ये कोऑर्डिनेट क्लोज है, मैंने कहा एक क्लोज कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट होगी, लेकिन दूसरी वाली 100% मेन क्लोज होगी जिसमें कंजक्शन नहीं होता। इसमें कंजक्शन है, इसमें कंजक्शन नहीं है, तो साहब ये कौन सी क्लोज हो गई, ये मेन क्लोज हो गई। ये कौन सी क्लोज हो गई, ये मेन क्लोज हो गई। अगला सेंटेंस देख लो, व्हेन द हंटर सॉ द टाइगर ही रैन अवे। समझदार को इशारा काफी, इसको तुमने नॉर्मल सेंटेंस कहा था, प्लेन, समझे, ये तो प्लेन था, ये तो नॉर्मल था। लेकिन सीइंग द टाइगर ही रैन अवे, इसमें कंजक्शन नहीं है, इसलिए इसको हमने सिंपल माना, इसको नॉर्मल सेंटेंस माना, इसमें क्लोजेस वाली स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन इसी सेंटेंस को लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, व्हेन द हंटर सॉ द टाइगर ही रैन अवे, जैसे हंटर ने टाइगर को देखा वो भाग गया। ठीक है, कैसे देख लो, द हंटर सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, आराम से भाई, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, टाइगर है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, टाइगर है। फिर से ही सब्जेक्ट है, रैन वर्ब है, और कहां भाग गया साहब, दूर भाग गया, वर्ब की क्वालिटी बता रहा है तो ये एडवर्ब हो गया।
देखना जरा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और साथ में एक क्या भी मिल गया, एक कंजक्शन भी मिल गया। और क्या चाहिए धरती पर रहने के लिए? सोचो, कंजक्शन मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, जय माता दी। अब एक बात तुम अगर समझ रहे हो तो मैंने आपको एक बात बताई, कंजक्शन के साथ वाली क्लोज उसी कंजक्शन की क्लोज होती है। व्हेन कैसा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो इसका मतलब ये वाली क्लोज कैसी क्लोज हो गई? सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। अगर एक क्लोज सबऑर्डिनेट है, इसका मतलब दूसरी वाली कौन सी क्लोज होगी साहब? दूसरी वाली मेन क्लोज होगी। दूसरी वाली कौन सी क्लोज होगी? मेन क्लोज होगी। जय माता दी। नेक्स्ट आ जाओ। एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई, एक मेन क्लोज हो गई। एक सेंटेंस में दो ही क्लोज होंगी या दो से ज्यादा होंगी। एक पक्का 100% मेन क्लोज होगी, एक सबऑर्डिनेट होगी या कोऑर्डिनेट होगी। सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा? सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं? फैन बॉयज होते हैं। फैन बॉयज के अलावा जितने हैं वो कौन से हैं? सबऑर्डिनेट है। क्या ही चाहिए? समझे नहीं? थोड़ा समय लगेगा, मैंने कहा ना, थोड़ा माहौल बनाने में टाइम लगेगा, बातों को दिमाग में बैठाने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, एक बार बैठ गई ना, एक बार तुम्हारे दिमाग में आ गया, फिर नहीं जाना कुछ भी, फिर तो एकदम आ जाओ। ही इज टू वीक टू वॉक, वो बहुत जो है कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता। क्या सेंटेंस में कहीं कंजक्शन आया? बताओ ना जरा। कंजक्शन नहीं आया यार, कहीं कंजक्शन नहीं। TW2 एडवर्ब होता अगर तुम कंजक्शन सोच रहे हो। कंजक्शन नहीं आया तो नॉर्मल सेंटेंस ही कहेंगे इसको, तुम क्लोज वाली सेंटेंस कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो। लेकिन इसी बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर तुमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं, सिंथेसिस पढ़े हैं, टेट वाले के लिए तो बहुत जरूरी है। ऐसे लाख सेंटेंस पूछे गए, प्रीवियस उठा कर देख लेना, 100% मिल जाएगा। ही इज टू वीक टू वॉक को कैसे चेंज कर सकते हैं? सिंथेसिस पूछेगा तुमसे, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई साहब। समझदार को इशारा काफी कि ही सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, ही सब्जेक्ट हो गया, इज उसकी क्या हो गई? वर्ब हो गई, और सो वीक उसके साथ उसकी मतलब जो है ही के बारे में बताएगा कि वो जो है कमजोर है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, और इस वीक एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब हो गया, ब्ला ब्ला। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पे आया है। दैट भैया सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने बताया फाइन बॉयज में दैट नहीं आता, मतलब कोऑर्डिनेट तो है नहीं, इसका मतलब कैसा है? सबऑर्डिनेट है। और दैट के साथ वाली क्लोज कैसी क्लोज हो गई? सबऑर्डिनेट क्लोज। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लोज है तो ही सो वीक कैसी होगी? मेन क्लोज होगी साहब। और मेन क्लोज क्यों होगी? क्योंकि उसमें कंजक्शन नहीं आया। बहुत बढ़िया। ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है, एंड देयरफॉर ही कैन नॉट वॉक। फिर वही बात, सब्जेक्ट आया, वर्ब आई, साथ में क्या आया? कंजक्शन आया, फिर से सब्जेक्ट आया, फिर से वर्ब आई। स्ट्रक्चर बन गई क्या पुरानी वाली? सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। अगर सब्जेक्ट वर्ब आया बिना कंजक्शन के तो वो कौन सी क्लोज है? मेन क्लोज है। अगर सब्जेक्ट वर्ब आया कंजक्शन के साथ तो वो कोई एक क्लोज हो गया, तो कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट। कौन बताएगा? कंजक्शन बताएगा। एंड कैसा कंजक्शन होता है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अगर एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तो ये कैसी क्लोज होगी? कोऑर्डिनेट क्लोज होगी। बताओ जरा, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे हाँ है ना, ये सारा का सारा तुम्हारे काम का है, ठीक है नहीं? अब मैं यहाँ से इस बात को थोड़ा सा मोड़ देता हूँ, इस बात को थोड़ा सा मोड़ देता हूँ, एक पेन बदल लेता हूँ जरा, काम जरूरत पड़ेगी बहुत जरूरी। कौन सा ले लें जो दिखे? कोई सा नहीं दिखेगा मुझे लगता है। ये ले लेते हैं, दिखेगा दिखेगा दिखेगा। आ जाओ जरा, इस बात को यहाँ समझ लो जरा, थोड़ा सा एक बार ये समझ लो। मैंने कहा कोऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर कोऑर्डिनेट क्लोज बनती है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर सबऑर्डिनेट क्लोज बनती है। टॉपिक की स्टार्टिंग किस बात से हुई थी जरा देखना। अरे भाई साहब कहाँ चला गया? हाँ, टॉपिक की स्टार्टिंग हुई थी सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से। ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंस होती हैं जिसमें जनरली कंजक्शन का यूज हुआ ही नहीं, जिसमें कंजक्शन का यूज हुआ ही नहीं। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन आया है। अगर आपको लगता है सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन आया है, अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में क्या आया है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन आया है, तो आप उसको क्या मानेंगे? कंपाउंड मानेंगे। अगर आपको लगता है सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजक्शन आया है तो आप उसको कैसा मानेंगे? कॉम्प्लेक्स मानेंगे। बस इतनी सी तो कहानी थी, और था क्या? इतना सही था। अगर आपको लगता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन आया तो कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेट आया तो कंपाउंड है, कंजक्शन आया ही नहीं तो क्या है? सिंपल है। अब इन सारे सेंटेंसेस की दही तोड़ देते हैं, आ जाओ जरा। नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे नहीं। क्लोजेस में आ गए थे, यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, ये आ गया। जरा मैं आपसे पूछूं ही इज ऑनेस्ट कैसा सेंटेंस है? फिर से देखना जरा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ एक बार जरा, ठीक है? मैं आपसे कहता हूँ ही इज ऑनेस्ट कैसा सेंटेंस है, बताना। अरे इसमें क्लोजेस वाला कुछ कंजक्शन आया ही नहीं, तो इसको कैसा सेंटेंस कहेंगे?
इसको कहेंगे सिंपल सेंटेंस। इसको क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। कोऑर्डिनेट कंजक्शन आ गया। कोऑर्डिनेट कंजक्शन जब आता है तो कंपाउंड बनता है सेंटेंस। कैसा बनता है? कंपाउंड बनता है। तीसरा देखो, इसमें भी कैसा कंजक्शन आया? दो आया। सबऑर्डिनेट कंजक्शन आया। सबऑर्डिनेट कंजक्शन से कैसा बनता है? कॉम्प्लेक्स बनता है। कैसा बनता है? कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट देखो, इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज ऑनेस्ट। कहीं कंजक्शन आया? कंजक्शन ही नहीं आया। जब कंजक्शन नहीं आएगा तो सेंटेंस कैसा होगा गाइस? सिंपल होगा। बहुत बढ़िया। वर्क हार्ड। वर्क हार्ड में कहीं कंजक्शन आया? नहीं आया। जब कंजक्शन नहीं आएगा तो कैसा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस होगा। यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कंजक्शन आया? कंजक्शन नहीं आया। कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। फिर से देखो, इफ आया, इफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से कैसा बनता है? कॉम्प्लेक्स बनता है। कोऑर्डिनेट से कंपाउंड, सबऑर्डिनेट से कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आ जाओ। सीइंग द टाइगर ही रैन अवे। अब देखने में तो दो स्ट्रक्चर है, ऐसा लग रहा है कि एक तो ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है। ना 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 ना, कंजक्शन आया? नहीं आया। कंजक्शन नहीं आया तो कैसा है? सिंपल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। आ जाओ नेक्स्ट देखना जरा। क्या? एंड द हंटर सॉ द टाइगर एंड ही रैन अवे। हंटर ने टाइगर को देखा, वो भाग गया। एंड आया है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन आया। कैसा है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कंपाउंड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे व्हेन आया। व्हेन सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन से क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट देखो, ही इज टू वीक टू वॉक। कंजक्शन नहीं आया, और कंजक्शन नहीं आया तो कैसा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखो, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। कंजक्शन आया? आया। दैट आया। दैट कैसा कंजक्शन? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। दैट कैसा कंजक्शन? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अगर दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो कैसा? कॉम्प्लेक्स। कैसा? कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखो, ये लिखा तो है इतना बड़ा बड़ा कि एंड आया। एंड क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन आएगा तो कैसा बनेगा? कंपाउंड बनेगा। कैसा बनेगा? कंपाउंड बनेगा। जय माता दी। हो गया काम। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। हो गई काम, हो गया काम। इतना सही पूछना था। सिंपल कैसे बनता है, कंपाउंड कैसे बनता है, कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। ये तो कहानी हो गई। 1 घंटा भी हो चुका है, हालांकि मुझे बताना तो और भी था। अरे वाह, मैट्रिक्स तो तुम्हें पढ़ानी नहीं है, तुम्हारे मतलब की बात नहीं, थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। मैट्रिक्स, अरे वाह, मैट्रिक्स। अच्छा, फंक्शंस और सबऑर्डिनेट नहीं, तुम्हारे मतलब का नहीं है। थोड़ा मतलब कभी जीवन में पढ़ाएंगे अभी आगे, फिलहाल तो बेसिक पढ़ लो। ठीक है, मैट्रिक्स नहीं पढ़ानी है, हाँ ये पढ़ाना है। ये बात हो गई। देखो, टीचिंग वालों के लिए तो मुझे लगता है क्लास मोर देन इनफ है। इतनी पढ़ लिया आपने, काम काम आपका चल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ी टेंस की जानकारी चाहिए, या एसएससी वाले के लिए जो अब मैं बात बताने जा रहा हूँ भाई, बात इंपॉर्टेंट है, समझे। आ जाओ जरा। ये जो तुम्हारे एसएससी वालों के लिए खास करके बात करूँ, ये इतनी मेहनत इसलिए करी गई क्योंकि ये वाली बात समझी जाए जो मैं आप समझाने जा रहा हूँ। इतनी मेहनत इसलिए करी गई है कि ये वाली बात तुम्हारे पल्ले पड़े। कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, क्लोज तुम्हें इसलिए बताई गई क्योंकि तुम्हारे समझ में आनी चाहिए, समझे। ये यहाँ से रिलेट होगा। अब जरा इधर आ जाओ। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था, अगले सेंटेंस में तो स्लाइड है। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, 3 टाइप की क्लोज होती है ना। एक तो मेन क्लोज होती है ना, एक कोऑर्डिनेट क्लोज होती है, और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। अब जो है ये सार आया पूरी क्लास का निकल के। एक होती है सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। देखो, मेन क्लोज अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है। मेन क्लोज इंडिपेंडेंट है। कोऑर्डिनेट क्लोज भी अपने आप में कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। मेन क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज दोनों की दोनों कैसी होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी अपने आप में। इंडिपेंडेंट मतलब हिंदी में कहें तो स्वतंत्र होती हैं। ये किसी पर निर्भर नहीं करती, इनका अपना खुद का मीनिंग होता है। ये अपना खुद का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कैरी करती हैं, अपना खुद का मीनिंग कैरी करती हैं, किसी पर निर्भर नहीं करती। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। सबऑर्डिनेट क्लोज इंडिपेंडेंट नहीं होती, सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंडेंट होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंडेंट होती है, और डिपेंड किस पर करती है सबऑर्डिनेट क्लोज? सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंड करती है मेन क्लोज पर। सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो डिपेंडेंट होती है किस पर? मेन क्लोज पर।
सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंडेंट होती है किस पर? मेन क्लोज पर। कहने का मतलब है अगर मैं तुमसे पूछूं कि तीनों क्लोजेस में कौन सी क्लोज इंडिपेंडेंट है, मेन क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज इंडिपेंडेंट है। सबऑर्डिनेट क्लोज कैसी होती है? डिपेंडेंट होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज कैसी होती है? डिपेंडेंट होती है। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या शब्द है ये जो तुम्हारे दिमाग में बैठाना है मुझे। मैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बच्चे इसलिए कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि वो अपना टेंस अपने हिसाब से डिसाइड करेगी, उसका टेंस किसी और सेंटेंस का है, किसी और पड़ोस के सेंटेंस से डिसाइड नहीं होगा। मेन क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज का जो टेंस है वो किसी अड़ोस पड़ोस की क्लोज के हिसाब से डिसाइड नहीं होगा। जैसी स्ट्रक्चर होगी, जैसा टाइम होगा, वो अपने हिसाब से टाइम डिसाइड करेगी। मेन क्लोज कोऑर्डिनेट क्लोज का टाइम, मेन क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज दोनों क्लोजेस का टाइम जो है, मतलब दोनों क्लोजेस का टेंस जो है वो जैसा मतलब होना चाहिए वैसा होगा। कोई और क्लोज ये नहीं बताएगी कि यहाँ पे अब प्रेजेंट लगा दो, यहाँ पे अब पास्ट लगा दो। लेकिन हाँ, जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। सबऑर्डिनेट क्लोज कैसी नहीं होती? इंडिपेंडेंट नहीं होती। सबऑर्डिनेट क्लोज कैसी होती है? डिपेंडेंट होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज कैसी होती है? डिपेंडेंट होती है। वो निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है सबऑर्डिनेट क्लोज? किस पर? मेन क्लोज पर। सबऑर्डिनेट क्लोज किस पर निर्भर करती है? मेन क्लोज पर। यही कारण है कि सबऑर्डिनेट क्लोज में कौन सा टेंस आएगा ये बात कौन बताता है? मेन क्लोज बताता है। सबऑर्डिनेट क्लोज में कौन सा टेंस आएगा ये बात कौन बताता है? मेन क्लोज बताता है। सबऑर्डिनेट क्लोज में आप अपनी मर्जी से टेंस नहीं लिख सकते। सबऑर्डिनेट क्लोज में कभी अपनी मर्जी से टेंस लिखा ही नहीं जा सकता। सबऑर्डिनेट क्लोज का टेंस, सबऑर्डिनेट क्लोज में कौन सा टेंस लिखा जाएगा ये बात किस पर निर्भर करेगी? मेन क्लोज पर। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज जो है डिपेंडेंट क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं है। डिपेंडेंट मतलब निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? मेन क्लोज पर। अगर तुम्हें बात समझ में आई होगी वाली जो मैं कह रहा हूं, तो तुम एक दो सेंटेंस अगले देखोगे। यहां से देखो, शुरू के 3 सेंटेंस छोड़ दो गाइस, नीचे के 3 देखो। ऊपर के 3 बताऊंगा, पहले ये 3 देखो नीचे के। मैंने कहा ही सेड दैट शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, शी हियर्ड दैट समवन इज कॉलिंग हर, दे फेल्ट दैट समवन इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। तो ये 3 सेंटेंस है। मैं आपसे पूछूं ये तीनों सेंटेंस बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर गलत है तो क्या चेंजेस होंगे, और सही है तो क्या सही है। अगर गलत है तो क्या गलत है, सही है तो क्या सही है। एक बार जरा दिमाग लगाना। अब देखो, यही मैं आपको बताता हूँ, तुम दिमाग लगा रहे होंगे, हो सकता है, वो हो सकता है तुम सही भी आंसर बता दो, लेकिन यही तैयारी, यही फर्क होता है परफेक्ट तैयारी में। अगर तुमने क्लोजेस समझ ली, कौन सी कोऑर्डिनेट कौन सी सबऑर्डिनेट, तुम धुआं निकाल सकते हो उन सेंटेंस में। ऐसा तुम्हारा दिमाग ऐसे चलेगा ना सेकंडों में। पेपर में कई बार हमारे पास टाइम नहीं बच रहा। क्यों नहीं बच रहा? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मजबूत है ही नहीं। हम पढ़ रहे हैं इसको, ही सेड दैट, शी सेड दैट, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, शी सेड दैट, शी है, अरे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अच्छा, ये हैज ठीक नहीं लग रहा, हो सकता है हैज में गलती हो। फिर 2 बार पढ़ा, फिर समझा कि क्या हो सकता है। अरे भाई, कॉन्सेप्ट तुम्हारे मजबूत हैं, तो ये 3 सेकंड, जो तीनों सेंटेंस है 3 सेकंड नहीं लेंगे। तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा कि भैया मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में। कैसे, जरा एक बार देख लो, भी बताता हूँ। एक बात बता दी मैंने कि मेन क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज तो स्वतंत्र है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज किस पर निर्भर करेगी? मेन क्लोज पर। ध्यान से सुन लो। अगर मैं 2 क्लोजेस की बात करूं, मेन क्लोज की और सबऑर्डिनेट क्लोज की, मेन क्लोज की और किसकी? सबऑर्डिनेट क्लोज की। अगर बच्चे मेन क्लोज प्रेजेंट में, अगर मेन क्लोज किस में है? प्रेजेंट में, तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी प्रेजेंट में हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है, और फ्यूचर में भी हो सकती है। तीनों में से किसी में भी हो सकती है। अगर मेन क्लोज पास्ट में है, अगर मेन क्लोज किस में है? पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी 100% किस में ही होगी? पास्ट में ही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेन क्लोज जो है वो पास्ट में हो और सबऑर्डिनेट क्लोज किसी और टेंस में हो जाए। ना ना ना, मेन क्लोज पास्ट तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट। हाँ, अगर मेन क्लोज प्रेजेंट में हुई तो सबऑर्डिनेट प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है। लेकिन पास्ट के लिए ध्यान रखना है। हम कहते हैं ना ये वाला हिस्सा पास्ट है तो ये वाला भी बदल दो, ये वाला पास्ट है तो ये वाले बदल दो। हमेशा नहीं बदलता। कब बदलता है? जब मेन क्लोज पास्ट में दे रखी हो और अगली क्लोज कोऑर्डिनेट ना होकर कैसी हो? सबऑर्डिनेट हो। मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी किसमें? पास्ट में। ये वाली कहानी चलती है। बात करते हैं फ्यूचर की। अगर मेन क्लोज में फ्यूचर आ जाए, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या आता है? सबऑर्डिनेट में जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस बारे में चर्चा करेंगे कंडीशनल सेंटेंस में। कहां करेंगे? कंडीशनल सेंटेंसेस में। कहां करेंगे चर्चा? कंडीशनल सेंटेंस में। तो फ्यूचर पे ज्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन ये जो दोनों बातें मैंने आपको बताई हैं, मेन क्लोज प्रेजेंट तो सबऑर्डिनेट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं। उसने दे रखा है, कोई समस्या नहीं। पढ़ के देखो, आपको लगता है प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, पास्ट होना चाहिए, ठीक है, फ्यूचर होना चाहिए, ठीक है, हो सकता है कुछ भी, मजबूर कुछ नहीं कर सकता उस मामले में। लेकिन मेन क्लोज अगर पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी किसमें? पास्ट में। मेन पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी किसमें? पास्ट में। अब जरा सेंटेंस पे आ जाओ।
मैंने कहा शी सेड दैट, जरा एक बार क्लोजेस लगाना, पहले एक काम करो, एक बार क्लोजेस लगा दो। ये राम सेज हो गई मेन क्लोज, दैट ही गोज फॉर अ वॉक। सीधी लाइन खींच सकती है किसी से? सीधी लाइन खींचने का कोई तरीका है क्या गाइस? है क्या कोई तरीका? टेबल है, स्टिकी नोट्स है, रूलर है? अरे स्केल रखने में तो बहुत टाइम लगेगा, छोड़ो। मैंने कहा राम सेज हो गया मेन क्लोज, दैट ही गोज फॉर अ वॉक। दैट कैसा कंजक्शन है? दैट कैसा कंजक्शन है? दैट है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये कौन सी क्लोज हो गई? सबऑर्डिनेट क्लोज। राम सेज मेन क्लोज, क्योंकि इसमें कंजक्शन नहीं आया। दैट कंजक्शन आया, दैट सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, कंजक्शन होता है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। फिर से वही बात, राम सेज मेन क्लोज, दैट कंजक्शन है, कैसा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो ये कैसी क्लोज हो गई? सबऑर्डिनेट क्लोज। राम सेड मेन क्लोज, क्योंकि सब्जेक्ट भी आ गया देखो, और वर्ब भी आ गई, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गई, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गई, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गई। तो बहुत आसान सी चीज है यार, तुम्हें समझ में आ ही रही होगी। ये मेन क्लोज है, दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो एक ऐसी क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज। शी हियर्ड दैट, शी हियर्ड मेन क्लोज, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, बाकी कंजक्शन आया, कैसा कंजक्शन आया? दैट आया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन आया, तो ये कैसी क्लोज हो गई? सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। दे फेल्ट दैट समवन समथिंग इज रॉन्ग, उनको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ गलत हुआ है या कुछ गलत है, तो दे सब्जेक्ट हो गया, फेल्ट आपकी वर्ब हो गई, तो ये कौन सी क्लोज हो गई? ये हो गई मेन क्लोज, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ। कंजक्शन के साथ वाली क्लोज कोऑर्डिनेट होती है सबऑर्डिनेट, कैसा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये कैसी क्लोज हो गई? सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। कैसी क्लोज हो गई? सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। अगर तुम्हें बात समझ में आ रही है तो तुम एक बात बताना, मैंने तुम्हें क्या बताया? अगर मेन क्लोज प्रेजेंट में है, देखना प्रेजेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेज, जरा देखना मेन क्लोज प्रेजेंट में है। अगर मेन क्लोज प्रेजेंट में है, देख लो, अगर मेन क्लोज प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में हो सकती है। डिपेंड्स ऑन द मीनिंग, कि मीनिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो हो तीनों में सकती है, बाध्यता नहीं है कुछ भी। मैंने कहा राम सेज दैट ही गोस, और मीनिंग सही बैठेगा। अगर मैं कोई यहाँ पे एगो पैगो कुछ ना, अगर हमारा एगो लिख दूं तो वो पास्ट को दिखा देगा, कुछ और दिखा देगा, वो चीज अलग है। लेकिन हाँ, सेंटेंस तीनों ही सही है। राम सेज, राम कहता है दैट ही गोस फॉर अ वॉक, कि वो वॉक पे जाता है। राम सेज दैट ही वेंट फॉर अ वॉक, राम सेज, राम ये कहता है कि वो वॉक पे गया था, गए नहीं गए वो अलग बात है। राम सेज, राम ये कहता है दैट ही विल गो फॉर अ वॉक, कि वो वॉक पर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा वो बात अलग है। तो बात पता क्या होती है? मेन क्लोज जब प्रेजेंट में होती है, प्रेजेंट में रह के तुम किसी भी टाइम को मेंशन कर सकते हो, प्रेजेंट में रह के तुम प्रेजेंट की बात भी कर सकते हो कि हाँ मैं जाता हूं, प्रेजेंट में रह के तुम पास्ट की बात भी कर सकते हो मैं गया था, प्रेजेंट में रह के तुम फ्यूचर की बात भी कर सकते हो कि मैं जाऊंगा। तीनों चीजें ठीक है। इसीलिए मेन क्लोज के साथ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जब मेन क्लोज के साथ सबऑर्डिनेट क्लोज होती है तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस ही क्या होते हैं? सही हो सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन कैसी है, क्या सिचुएशन अलाउ कर रही है प्रेजेंट के लिए, ठीक है, अलाउ कर रही है पास्ट के लिए, ठीक है, अलाउ कर रही है फ्यूचर के लिए, ठीक है। ये तीनों ही सेंटेंस ठीक है। राम सेज दैट ही गोस फॉर अ वॉक, ठीक है। राम सेज दैट ही वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है। राम सेज दैट ही विल गो फॉर अ वॉक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है तीनों सेंटेंस। बात कर लेते हैं सैड की, हियर्ड की और फेल्ट की। जरा देखना मेन क्लोज किसमें? सैड आया है ना, सैड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। हियर्ड, हियर की सेकंड फॉर्म हियर्ड हो जाती है, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट हो जाती है। अगर तुम समझदार हो तो तीनों के तीनों में जो मेन क्लोज आई है वो प्रेजेंट में आई है या पास्ट में? तीनों के तीनों में मेन क्लोज आई है पास्ट में। अगर तुम समझदार हो तो इन तीनों के तीनों में जो मेन क्लोज आई है वो किस में आई है? मेन क्लोज आई है प्रेजेंट में, ठीक है। मेन क्लोज किस में आई है? प्रेजेंट में। मेन क्लोज प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही क्या हो सकते हैं? सही हो सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर मेन क्लोज पास्ट में हो, अगर मेन क्लोज किस में हो? पास्ट में हो, तो सबऑर्डिनेट भी 100% पास्ट में होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पास्ट में ना हो। कैसा पास्ट है वो बात अलग है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, वो चीज अलग है, लेकिन होगी जरूर किसमें? पास्ट में। मेन क्लोज पास्ट में, तो सबऑर्डिनेट भी किसमें? पास्ट में, क्योंकि सबऑर्डिनेट किस पर निर्भर करती है? मेन क्लोज पर। सबऑर्डिनेट क्लोज का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंडेंट क्लोज होती ही इसलिए है क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज केवल इंफॉर्मेशन देने के लिए आती है। सबऑर्डिनेट क्लोज इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ मेन क्लोज। मेन क्लोज की जानकारी देनी है, कौन देगी? सबऑर्डिनेट क्लोज देगी। सबऑर्डिनेट क्लोज का अपना कोई आधार नहीं है, सबऑर्डिनेट क्लोज की अपनी कोई पहचान नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंडेंट क्लोज है, और सबऑर्डिनेट क्लोज किसके लिए आई है? मेन क्लोज के लिए आई है। मेन क्लोज की जानकारी देने का काम ही किसका है? सबऑर्डिनेट क्लोज का है। सबऑर्डिनेट क्लोज का धरती पे अपना कोई नहीं है, किसके अलावा? मेन क्लोज के अलावा। तो बात यह है कि सबऑर्डिनेट क्लोज मेन क्लोज के हिसाब से चलेगी। अगर सबऑर्डिनेट क्लोज, अगर मेन क्लोज पास्ट में है
तो सबऑर्डिनेट भी किस में जाएगी, पास्ट में जाएगी। जरा देख लो, शी सेड दैट शी हैज फिनिश्ड ना, शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड। शी हियर्ड दैट समवन इज कॉलिंग ना, शी हियर्ड दैट समवन वाज कॉलिंग। शी हियर्ड दैट समथिंग इज रॉन्ग ना, शी हियर्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। अब ये तीनों सेंटेंस ठीक है, समझे। मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी किस में, पास्ट में। जय माता दी, समझे। मेन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज किस पर निर्भर करती है, मेन क्लोज पर। चलो ठीक है, बढ़िया, अभी टाइम है, आ जाओ जरा। दो बातें और बता देता हूं। मैंने कहा ही वर्कड हार्ड एंड ही डिजर्व्स सक्सेस, आई प्लान्ड एवरीथिंग एंड आई विल एग्जीक्यूट इट टुमारो। दो सेंटेंस है, बताना जरा क्या कर सकते हो। पहले तो पहचान लो, एंड कंजक्शन आ गया, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है तो ये कैसी क्लोज हो गई, कोऑर्डिनेट क्लोज हो गई। एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तो उसके बाद वाली क्लोज कौन सी क्लोज हो गई, ये कोऑर्डिनेट क्लोज हो गई। और जिसमें कंजक्शन नहीं आता वो कौन सी क्लोज है, मेन क्लोज है। जिसमें कंजक्शन नहीं आता वो कौन सी क्लोज है, मेन क्लोज है। अब हमने क्या पढ़ा, या हमने जब अधूरी बात पढ़ी, जब हम क्या करते हैं, जब हम अधूरी बात पढ़ते हैं, जब हमने ज्यादा पढ़ा ही नहीं, हमने मोटा मोटा कहीं से पढ़ा लिया, हमने सुन लिया एक हिस्सा पास में होता है तो दूसरा भी किस में होता है, पास में होता है। हमने कहीं से जान ली बात, किताब में पढ़ ली, किसी के मुंह से सुन ली, एक पास में दूसरा भी पास में। तो ऐसे होता है। He worked hard and he deserves success। अगर तुम्हें केवल कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट की जानकारी नहीं, तुम्हें पता है एक पास में तो दूसरा भी पास में, और 99% बच्चा ही करता है यार, मैंने देखा है। अभी मैं कई बार, अभी कुछ टाइम पहले बच्चे पढ़ा रहा था मतलब ऑफलाइन, कुछ जान पहचान वाले आसपास के बच्चे वो आ जाते थे, तो मैं देख रहा हूँ सबका ही दिमाग में यही है, मेन एक हिस्सा पास में तो दूसरा भी पास में। अरे क्लोज तो चेक कर ले, कौन सी क्लोज है जरा देखना। एक सेकंड है, तुम देखो, he worked hard and he deserves success। सेंटेंस देखो, he worked hard and he deserves success। उसने कठिन परिश्रम करा और वो सक्सेस डिजर्व करता है। दिक्कत पता है क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्लोज है और ये कोऑर्डिनेट क्लोज है, तो इससे कोऑर्डिनेट क्लोज जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, ये डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। और ये भी कोऑर्डिनेट क्लोज है, ये भी इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी पर निर्भर थोड़ी करती है, ये तो अपना खुद का मीनिंग रखती है, इनका अपना खुद का वजूद है। और जब कोऑर्डिनेट क्लोज इंडिपेंडेंट है तो मेन क्लोज उसको नहीं बताएगी कि क्या टेंस होना चाहिए। मेन क्लोज पास्ट में है, होने दो, मेन क्लोज पास्ट में है, होने दो। क्या ये मीनिंग ठीक है? क्या आपको लगता है कि टुमारो के साथ फ्यूचर आता है? बोले हाँ टुमारो के साथ फ्यूचर आता है, तो सही है, क्या गलत है? सही है। आई प्लान एवरीथिंग, मैंने सब कुछ प्लान किया, एंड आई विल एग्जीक्यूट इट टुमारो। ये मेरे साथ ही होता है, मैं आज प्लान करता हूँ तभी तो क्लास कल को दे पाता हूँ, पीपीटी तैयार करता हूँ। आई प्लान एवरीथिंग, मैंने सब कुछ प्लान किया था, एंड इसको मैं कल एग्जीक्यूट करूंगा। टुमारो आया है, टुमारो जो है फ्यूचर को दिखाता है, इसलिए इसके साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। मेन क्लोज पास्ट में और कोऑर्डिनेट फ्यूचर में आई है। देख लो, मेन पास्ट में तो कोऑर्डिनेट किस में है, फ्यूचर में। और गलत नहीं है, सही है, कोई गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट क्लोज जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो मेन क्लोज की नहीं सुनेगी कि मेन क्लोज कहेगी मैं तो पास में आई हूं तुम भी पास में आओ। नहीं नहीं, कोऑर्डिनेट क्लोज इंडिपेंडेंट है, वो मेन क्लोज के हिसाब से नहीं चलेगी। सेम गोज विद दिस, मेन क्लोज पास्ट में देखो, वर्कड, वर्क की सेकंड फॉर्म आई, मेन क्लोज पास्ट में। लेकिन क्या सबऑर्डिनेट पास्ट में, या सॉरी, या क्या कोऑर्डिनेट पास्ट में? नहीं। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, एंड ही डिजर्व, पास्ट में उसने बहुत परिश्रम किया है, एंड अब प्रेजेंट में, नाउ ही डिजर्व सक्सेस, वो सक्सेस डिजर्व करता है। एक्शन पास्ट में हुआ, अब वाला प्रेजेंट में होगा। मेन क्लोज जो है पास्ट में है, जरूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेट भी किसमें हो, पास्ट में हो। वो पास्ट में उसने मेहनत करी, डिजर्व वो आज करता है, और आज करता है तो आज के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है, कोई गलती नहीं है इसमें, सेंटेंस दोनों सही है। तो मैं ये समझाना चाह रहा था, हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक हिस्सा पास्ट में तो दूसरा पास्ट में। पास्ट में तब होता है जब मेन क्लोज पास्ट में हो और सबऑर्डिनेट भी किसमें बनेगी, पास्ट में। कोऑर्डिनेट क्लोज मेन क्लोज की नहीं सुनती, समझ गए ना? मैट्रिक्स नहीं पढ़ना, बस इतना ही बहुत है। चलो खैर, तो गाइज आज के लिए इतना ही बहुत, मुझे लगता है 1 घंटा 13, 14, 15 मिनट का सेशन हो गया है, मोर देन इनफ है। और अभी मैं सीख रहा हूँ कि कैसे, मतलब मैं अभी नया हूँ इस लाइन में यूट्यूब में, और कैसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ऐसे कहा जाता है बहुत जोरों शोरों से कि भाई लाइक करना कमेंट करना, लेकिन हाँ मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो इसका जो है वर्थ जो है इसका वो यही है कि आप जो, अगर आप पढ़ के गए हो, आपको लगता है कि आपको मजा आया, बिना मजे के नहीं, आपको लगता है कि आपको मजा आया, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कुछ भी लिख दो नीचे। आपको कुछ नेगेटिव लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, लिख दो, कोई समस्या नहीं है। मेरे साथ ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं बुरा मान जाऊंगा, ऐसे दिल पे लग जाएगी बात, नहीं।
लिखो, मुझे बताओ क्या समस्या है, आप मुझे बताओ ये समझ में नहीं आया, कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी आफत है, मुझे लिखो, मुझे बताओ। एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने आपको नंबर दे रखा है, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके बीच में नंबर मिल जाएगा। अगर तुम मुझसे कनेक्टेड होना चाहते हो डाउट्स के लिए, किसी और चीज के लिए, यू कैन टेक्स्ट मी, ठीक है। नहीं जरूरी नहीं हाथों हाथ टाइम मिले, नौकरी भी करता हूं मैं, ठीक है। बाकी हाँ, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। बाकी आई एम डूइंग माई बेस्ट। बाकी आपको जो भी लगे, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे डिस्कस कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये सब कर दो, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।